बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 21 सितंबर है। आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अहम वज़रा के साथ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहां जाने का मकसद है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की और तकरीबन वफ़द में शामिल तमाम अफराद की मुलाकात हुई है फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से। अब इस मुलाकात के हवाले से आपने देखा होगा कि एक हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा फ़्रांस के सदर के दरबार में हाज़िरी दी है। जो ऑप्टिक्स थे मीटिंग के, एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या हुआ उसके हवाले से मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। क्या इस मीटिंग को उसी तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है फ़्रांस के मीडिया में? जो फ़्रांस का सदारती महल है एलिज़े पैलेस, उसने इसके हवाले से क्या बात की? इमैनुअल मैक्रोन का ट्विटर हैंडल हमें क्या बताता है? और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है फ़्रांस की, उसने इसके हवाले से क्या बात की? फ़्रांस की इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो कंडक्ट है तहरीक लब्बैक का, क्योंकि ये मामला, ये मुलाकात एक बहुत हसास मुलाकात आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान के दाखिली सियासी सूरत हाल के तनाजुर में। और माजी में भी ऐसा होता रहा, लेकिन ख़ास तौर पर एक बदकिस्मती है कि 8 मार्च के बाद से अब तक, बल्कि अप्रैल में जिस वक्त PDM की हुकूमत आई उसके बाद से अब तक जो सफारतकारी है पाकिस्तान की, बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, जो दौरे हैं, उनको पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली सियासी लड़ाई के तनाजुर में देखा जा रहा है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक डिप्लोमेसी करते हैं, उनके यहाँ जो ताल्लुकात हैं, बैरूनी ताल्लुकात, वो उस पर रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं होती दाखिली सियासत की। लेकिन हमारे यहाँ जो तमाम तर गुफ्तगू है उसका मरकज़ और महवर है कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इसमें बहुत सारे सवालात और इसकी जहतें हैं। वन बाय वन मैं आपको बता दूंगा कि इस मुलाकात में हुआ क्या। सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक का रोल जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तहरीक लब्बैक, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान उन्होंने धरने दिए, रैलीज़ निकाली, नाटका बंद किया हुआ था खान साहब की हुकूमत का, फ़्रांस के सफ़ीर को निकालो, उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट जो है वो हुकूमती सतह पर होना चाहिए। उसके बाद दीगर इक़दाम थे, एक मुआहदा भी हुआ था, उस पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक का रोल रहा मौलाना फजलुर रहमान का रहा। अब उनका एक क्लिप भी वायरल है जो कि वो फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से कि उसका जाना ठहर गया है, वो कह रहे हैं। और वो मौजूदा हुकूमत के इत्तहादी हैं, इस हुकूमत में शामिल जमात हैं, इस हुकूमत के, बल्कि जो PDM है उनकी सरबराही, उसकी सरबराही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास है। तो फिर इनकी खामोशी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के साथ तजारत की बहाली हो, इसराइल के साथ खुफिया दौरों का मामला हो, इन पर खामोशी तहरीक लब्बैक की। तो फिर अगर आप माजी में सियासी तौर पर इस्तेमाल होते रहे तो ये सवालात तो उठेंगे। मीटिंग के हवाले से ज़रा पहले बात कर लेते हैं। और ये जो लोकल प्रिज्म है, इसके ज़रिए पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक आउटलुक है उसको देखना मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती है। और ये मामला ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी लड़ाई से जुड़ा हुआ। मीटिंग को देख लेते हैं और उसकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो तस्वीर सामने आई और ये बहस इतनी ज़्यादा, इसमें इतनी शिद्दत क्यों मौजूद है। एक तो इसकी तफसीलात जो हैं ऑफिशियल सिर्फ यही जारी की गई, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, जो दफ्तर खारजा का ट्विटर हैंडल है और मुस्लिम लीग नवाज़ का जो उनकी सियासी जमात का ट्विटर हैंडल है, उसमें तफसील नहीं जारी की गई। उसमें सिर्फ ये बताया गया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जो फ़्रांस के सदर हैं। और जब आप तस्वीर देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि जो तस्वीर जारी की गई हैं, एटलीस्ट जो वीडियो जारी की गई है, उसमें एक जानिब आपको फ़्रांस के सदर नज़र आते हैं, पीछे उनके स्टाफ के कुछ लोग नज़र आते हैं। और जो मीटिंग की तस्वीर है इटसेल्फ, उसमें सिर्फ और सिर्फ सामने बैठे हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ़्रांस के सदर हैं, उसके सामने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैठे हैं, उनके साथ मिफ्ता इस्माइल बैठे हैं वज़ीर ख़जाना, उनके साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बैठी हैं, उनके दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैठे हैं, साथ ही जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर बैठी हैं। फिर जब आप पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान के डेलीगेशन में जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक फ़ातिमी, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार और एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं, इस वक्त वो फ़्रांस में उनकी तैनाती हो चुकी है। उन्होंने अब से चंद अरसे के बाद फ़्रांस में अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर सफ़ीर संभाल लेनी है।
वो मौजूद हैं और दीगर स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन और सामने सिर्फ और सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन का मौजूद होना, तो बहुत सारे लोग बजा तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये किसी के दरबार में हाजिरी देने के लिए गए थे इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर? कोई रह तो नहीं गया जो पाकिस्तान के डेलीगेशन में शामिल ना हो? जितने लोग मौजूद थे, या तो जाहिर है कि जो तबसरे कर रहे हैं लोग वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन को करीब से देखना चाहते थे, इस वजह से ये सारे लोग चले गए। ये बड़ी डेलिकेट मामला है। आपका जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है, जो आपका दफ्तर खारजा है, वो इन चीज़ों को तय करता है। और ये मामला, ये सिलसिला अब से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब, एक तो उनको डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के सफारत खाने में तैनात इवन जो डेप्टी हेड ऑफ मिशन लेवल का बंदा है वो आ जाए, आकर वो मुलाकात करता है। कर्टसी कॉल नहीं होती, जिस मुलाकात में हमारे ये सीनियर लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर नोट टेकर के तौर पर बैठे होते हैं। तो ये मामला तो चल रहा है, लेकिन जब आप इस मुलाकात के ऑप्टिक्स भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तस्वीर की हद तक, वीडियो की हद तक यही नजर आता है कि जैसे आप उसके दरबार में पेश हुआ है इमैनुअल मैक्रोन के। लेकिन जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस मुलाकात में उनकी वज़ीर खारजा भी मौजूद थी और एक और इमैनुअल मैक्रोन के स्टाफ के ऑफिसर हैं, उनका काबीना के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मैंने चेक किया उनकी तस्वीर के साथ, वो काबीना का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब मुलाकात की जो तफसील सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि तफसील क्या है। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारी जो पब्लिक है उसके सेंटिमेंट इस वक्त, जो आपने किया पिछले 4-5 साल, उसके बाद हमारी पब्लिक का सेंटिमेंट तो जाहिर है कि यही है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है उसको सपोर्ट करता है इमैनुअल मैक्रोन। और ये मुल्क और इसकी जो हुकूमत है ये इस वक्त इस्लामोफोबिया के हवाले से जो कुछ कर रही है, जो इसका मौक़िफ़ है, ये एक बड़ा थॉर्नी सब्जेक्ट है हमारे लोगों के लिए। तो क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये मामला टेकअप किया फ्रांस के सदर के साथ? जाहिर है कि आप सफारतकारी में, और फिर एक चीज़ मैं इस मीटिंग के कंटेंट्स पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे जो सफारतकार हैं पहले भी इसके हवाले से बात की, अपनी वीडियोज़ में भी इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी ये बात, और उससे पहले भी मैं ये बात करता रहा हूँ कि देखें जो सफारतकारी है वो जारी रहती है। मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान बहुत सारे मामलात आते हैं, उनके दरमियान एक जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ राय मौजूद होता है, लेकिन उसको टॉक आउट किया जाता है, उस पर बातचीत की जाती है। और सफारतकारी ही बेहतरीन ज़रिया है। जब आप इवन इस्लामिक हिस्ट्री को देखेंगे तो सुलह हुदैबिया से लेकर आपको मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद ऐसे मौक़े नज़र आएंगे जहाँ पर एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के लिए, बकाए बाहमी के असूलों के लिए आपने बातचीत की, मुज़ाकरात किए और एक रहने के काबिल माहौल बनाया। अब असल बात यह है कि यहाँ पर तो मामला ये चलता है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो फिर पाकिस्तान में हमारे ही लोगों के पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी जाती है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, अपनी इमारतों का जलाओ घेराव किया जाता है, और वो एहतजाज हो रहा होता है। दरअसल फ्रांस, फॉर दैट मैटर, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा होता है। तो जो डिप्लोमेसी को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसमें ताल्लुकात को तोड़ना असल बात नहीं होती। आपका जो सब्जेक्ट है, जब आप उनसे बात ही नहीं करेंगे तो आप उनसे डायलॉग कैसे कर सकते हैं? आप उनको कैसे बता सकते हैं कि आपका नुक्ता नज़र इस मामले पर क्या है? और किसी ऐसे पॉइंट पर, एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए बातचीत और सफारतकारी बहुत ज़रूरी है। तो इन जो मीटिंग है इटसेल्फ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उस मुलाकात में बात क्या की। अब तफसीलात जो हैं वो दफ्तर खारजा या दीगर की तरफ से जारी नहीं की, लेकिन जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का सरकारी खबर रसां इदारा है, उसकी जानिब से जो तफसील जारी की गई है वो ये बता दिया कि पीएम होप्स फॉर फ्रांसिस कंट्रीब्यूशन टू रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड हिट एरियाज़, के वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि फ़्रांस सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ और जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन है, इस सारे मामले पर पाकिस्तान की मदद करेगा। तफसील में आप जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की इमैनुअल मैक्रोन के साथ और उनका शुक्रिया अदा किया, भरपूर शुक्रिया अदा किया है उस ताउन पर जो कि फ़्रांस पाकिस्तान को फ़राहम कर रहा है सैलाब के तनाजुर में, जिसमें टेंट्स की फ़राहमी है, वाटर पंप्स हैं और जो वो दिए गए हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सेज़ की टीम भेजी गई है। इस मुलाकात में एपीपी बताता है कि जो साइड लाइन्स पर हुई 77वें इजलास अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्राइम मिनिस्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि फ़्रांस जो है वो हुकूमत के जो दीगर एफ़र्ट्स हैं सैलाब ज़दा इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन के, उसमें अपना ताउन जारी रखेगा। साथ ही
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़्रांस के सदर को ये बताया कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बात की। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज है उस मामले में जो पाकिस्तान की कार्बन एमिशंस हैं उसके हवाले से बात उठाई कि हम तो बहुत कम कार्बन एमिशंस करते हैं, लेकिन हमें इस क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली आफत का और तबाही का सामना है। यही सब्जेक्ट है, ये कंटिन्यू करता है, इसके ऊपर बात होती है। और फिर अहम मामला जिसके ऊपर वो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनको भी डिस्कस किया गया और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं फ़्रांस और पाकिस्तान के उस पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो दोबारा से यकीन दिलाते हैं फ़्रांस के सदर को कि पाकिस्तान कितनी अहमियत देता है फ़्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को, ना सिर्फ ये कि दो तरफ़ा कॉन्टेक्स्ट में बल्कि इसका सियाक़ो सबाक़ जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से है उस पर भी वो ये कहते हैं। साथ ही मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ताउन के फ़रोग़ के ऊपर बात होती है जिसमें तजारत शामिल है, सरमायाकारी शामिल है, तवानाई शामिल है, ज़राअत शामिल है, IT है, दिफा का शोबा है, सिक्योरिटी है और हायर एजुकेशन है। साथ ही GSP+ के हवाले से बात करते हैं जो स्टेटस पाकिस्तान को जनरलाइज सिस्टम ऑफ स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तान की आसान रसाई उसके ऊपर वो बात करते हैं। और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस के हवाले से बात करने के साथ साथ दोनों लीडर्स एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। ये तो वो गुफ्तगू है जो जारी की गई, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान के लोगों का ओपिनियन है इस्लामोफोबिया के मामले पर वो टेकअप नहीं किया। और जो डायलॉग है उसको इनिशिएट करने के हवाले से कि आप बैठें, आप हमारा मौक़िफ़ सुने, हम आपको अपना मौक़िफ़ बताते हैं, हम आपका मौक़िफ़ सुनते हैं और सिविलाइज्ड लोगों की तरह इस चीज़ के ऊपर किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो तहज़ीबों का टकराव है ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। पाकिस्तान ख़ास तौर पर ये समझता है और ये एक सिविलाइज्ड वे में एक अच्छे तरीके से कहने का एक बेहतर तरीका होता है। ये मौका था 2015 के बाद पहली मर्तबा जो टॉप लेवल है उसके ऊपर फ़्रांस और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता हो रहा था। लास्ट टाइम भी जब हुआ उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, अब भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। तो ये मौका था कि जिस पर ये सारे मामले के ऊपर कोई वे आउट, वे फॉरवर्ड जो है वो निकाल सकते थे। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर गालिबन या तो बात नहीं की गई या फिर लिखा नहीं गया, क्योंकि शायद उनको लगता था कि फ़्रांस नाराज़ हो जाएगा इस बात पर, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो झड़क देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये बात ज़रूर टेकअप करनी चाहिए थी। साथ ही जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा है उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो दीगर मामलात हैं, क्योंकि ये दो तरफ़ा बायलैटरल कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। आपने एक तो पूरा डेलीगेशन वहाँ पर बिठा लिया मुलाकात में, दूसरा जब आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो आप एक एक लाइन ज़रूर जो है वो आलमी मामलात पर अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। बहरहाल ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो फ़्रांस है उसके मीडिया ने, मैंने सर्च किया कि उसके मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया इस मीटिंग को, तो बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट है। फ़्रांस के किसी मीडिया ने, किसी और इंटरनेशनल मीडिया ने इस मुलाकात को रिपोर्ट नहीं किया। नो कमेंट्स, नो कमेंट्री, नो रिपोर्टिंग बाय एनी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट। सिर्फ और सिर्फ ये खबर आपको पाकिस्तान के मीडिया में मिलेगी। दूसरा, मैंने जाकर जो एलिजे पैलेस है, जो फ़्रांस का सदारती महल है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखा, वो दीगर मुलाकातों का, दीगर एंगेजमेंट्स का बता रहे हैं। लेकिन फ़्रांस के सदर की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई, उसके ऊपर उन्होंने ना कोई, अभी तक कोई लफ्ज़ नहीं बोला। मैं रात को तकरीबन बल्कि सुबह का ज़ाहिर है कि 12 बजे के बाद हम कंसिडर यही करते हैं टाइम के हिसाब से, लेकिन रात के इस वक्त 1:27 हो रहे हैं, अब तक एलिजे पैलेस की तरफ से इस पर कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया। फ़्रांस की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जो उनका दफ्तर खारजा है, उसका ट्विटर हैंडल इस मुलाकात के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। वो अपनी वज़ीर ख़ारजा, उनकी मुलाकातें चाहे वो UAE के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ हो रही हो या इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ, उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर तफसीलात शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। इसी तरीके से इमैनुअल मैक्रोन का अगर आप अपना ट्विटर हैंडल देखें तो उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मुलाकात पर कोई बात नहीं की। इस बात से हटकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फ़्रांस की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में किस तरीके से कंडक्ट की जा रही है फ़ॉरेन पॉलिसी, कितने ममालिक हैं जिन्होंने वो रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की जो पाकिस्तान का है, और इसमें तमाम इस्लामी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। जो इवन जो सदर हैं
तुर्की के रजब तैयब अर्दवान, उनकी भी मुलाकातें होती रही हैं, वो भी बातचीत और सफारतकारी का जो मामला है उसको नहीं तोड़ा गया, तर्क नहीं किया गया। मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए हैं उनको कायल करने की, उनको बताने की, उनको समझाने की कोशिश जो है वो इस्लामी ममालिक की तरफ से की गई है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1,20,000 के करीब रफली जो है वो पाकिस्तानी इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, रहते हैं। उनकी वेलबींग जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो फ्रांस है उसके साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात, दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी है और माजी में तो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि ये कॉलोनियल पावर थी। 30-32 ममालिक जो हैं वहाँ पर फ्रांस का झंडा जो है वो माजी में लहरा चुका है, वहाँ पर अभी भी फ्रांसीसी बोली जाती है। तो फ्रांस इस मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाउड है और इंटरनेशनल एरिना में जब आप बात करते हैं तो आपको मुख्तलिफ फोरम्स पर अगर सपोर्ट चाहिए, फ्रांस अगर आपके साथ है तो वो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही जो G7 ममालिक हैं उसका हिस्सा है। GSP+ स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन है उसकी प्रेसिडेंसी, उसकी सदारत फ्रांस के पास है और GSP+ स्टेटस अगर पाकिस्तान से वापस ले लिया जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग कोई 10 अरब यूरो की पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड बताई जाती है कि जो कि यूरोप के साथ है, तो इसको कितना बड़ा डेंट जो है वो लग सकता है। फिर डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में फ़्रांस एक बड़ा मुल्क है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसको राफेल तैयारों से लेकर मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस की तरफ से फराहम किया जाता है। अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, आप इस किस्म की ख़तरनाक असलहा उसकी इंडिया को फराहमी, उसमें ज़ाहिर है कि अपना किरदार अदा कर सकते हैं जो एंड यूज़ है उसके हवाले से कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लामहला इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आप मुकम्मल तौर पर एक दुश्मनी वाला मामला अगर इसको बनाएंगे बजाय इसके कि आप डायलॉग करें, तो फिर ये मौक़िफ़ है जो आपके तमाम जो पढ़े लिखे सफारतकार हैं, जो सफ़ीर हैं, जो डिप्लोमेसी को समझते हैं और उसमें जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए जब वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं तो फिर इस बात में बड़ा वज़न आ जाता है। साथ ही जो है वो ऑकस की अलायंस की वजह से वीडियो तवील हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारी वो हैं मामलात। ऑकस अलायंस आपको मालूम है उसकी वजह से फ्रांस की एक थोड़ी सी दूरी पैदा हुई है अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी ममालिक से। तो ये वो मौका है जिस पर आप अपना जो डिप्लोमेसी के ज़रिए अपना असर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, उनके साथ कुछ दो और कुछ लो की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक जो है उसने फ़ॉरेन पॉलिसी चलानी है, उसने डिसाइड करना है, मुख्तलिफ जो सियासी मजहबी जमातें हैं उन्होंने करनी है। ये सब्जेक्ट इसके ऊपर और फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसका चेहरा कोई भी हो, उसमें अगर आप तसलसल नहीं लाएंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट का नाम नहीं है। अक्सर मैं अब्दुल बासित साहब को सुनता हूँ, वो इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं कि डिप्लोमेसी जो है वो एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें अगर एक चेहरे की तब्दीली से अगर आप पॉलिसी तब्दील करेंगे तो फिर मामलात इस तरीके से ममालिक के चलाए नहीं जा सकते। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।